Dear student, this is the last lecture of Socialism in Europe and the Russian Revolution. इस लेक्चर में हम स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिविज़म एंड द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर के बारे में जानेंगे। प्लांट इकनॉमी का शुरुआती दौर खेती के कलेक्टिविज़म से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। 1927 से 28 के आसपास रसिया के टाउन में फूड ग्रेन का एक्यूट प्रॉब्लम हो गया था। इसके बाद गवर्नमेंट ने फूड ग्रेन का प्राइस फिक्स कर दी, लेकिन फार्मर फिक्स प्राइस पर ग्रेन सेल करने के लिए रेडी नहीं थे। यह वो टाइम था जब पार्टी का हेड स्टालिन थे और यह इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए कड़े कदम उठाए। 1928 में पार्टी के मेंबर्स ग्रेन प्रोडक्शन एरिया का टूर किया और फार्मर से फोर्सली ग्रेन को खरीदें और कुल्कस के एरिया में रेड किए। कुल्कस मीन्स द नेम ऑफ फॉर वेल टू डू पीजेंट्स। इसके बाद लैंड को कलेक्टिविज़म फॉर्म्स बना दिया गया। 1929 से पार्टी ने सभी फार्मर्स को कलेक्टिव फॉर्म्स यानी कोल खोज पर वर्क करने का परमिशन दिया और जो कलेक्टिव फार्म से प्रॉफिट होता था उसे फार्मर्स के बीच इक्वल डिवाइड कर दिया जाता था। यानी हम कह सकते हैं कि 1929 से पहले कलेक्टिव फार्म्स नहीं होता था, यानी फार्मर्स के जो खेत थे वो उनका इंडिविजुअल्स थे, लेकिन 1929 के बाद सारे लैंड को कलेक्टिव लैंड बनाया गया और सारे फार्मर्स मिलकर उस लैंड पर कल्टीवेशन करते थे और उस लैंड से जो भी प्रोडक्शन होता था उसको बेचकर इक्वल सबको प्रॉफिट मिलती थी। एंड इस डिसीजन से कुछ फार्मर्स एंग्री होकर गवर्नमेंट का विरोध भी किया और तो और अपने एनिमल्स को भी ख़त्म करने लगे। 1929 से 31 के बीच 1/3 एनिमल्स की कमी आई। कलेक्टिव फॉर्म्स के विरोध करने वालों को पनिश भी किया जाता था। जो भी फार्मर्स कलेक्टिव फॉर्म्स के विरोध कर रहे थे उन फार्मर्स का कहना था कि दे वेर नॉट रिच एंड दे वेर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म। उनका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थे जिस वजह से वो कलेक्टिव फॉर्म नहीं करना चाहते थे, लेकिन कलेक्टिव फॉर्म्स होने के बाद भी प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज। 1930 to 31 की बेड हार्वेस्ट के बाद सोवियत हिस्ट्री का सबसे बड़ा फेमिन पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज़्यादा पीपल डेथ किए, लेकिन फार्मर्स कंटिन्यू कलेक्टिव एग्रीकल्चर का अगेंस्ट में थे। 1939 तक 20 लाख पीपल को या तो जेल में डाल दिया गया या तो लेबर कैंप भेज दिया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे
The global influence of the Russian and the USSR। बोल्शेविक ने जिस तरह से रूल किया उससे यूरोप का सोशलिस्ट पार्टी बहुत एग्री नहीं थी, लेकिन वर्किंग पीपल के नेशन को इस्टेब्लिशमेंट की पॉसिबिलिटी ने वर्ल्ड के पीपल में एक न्यू होप यानी नई उम्मीद जगा दी। बहुत सारे कंट्री में कम्युनिस्ट पार्टी का बिल्ड किया गया। एग्जाम्पल, इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यहाँ तक कि सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे कंट्री के कंप्लीटेटर ने कांग्रेस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट 1920 एंड बोल्शेविक द्वारा बनाए गए कम्युनिट्स में पार्टिसिपेट भी हुए। कुछ फॉरेन को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में एजुकेशन दी गई। सेकेंड वर्ल्ड वार तक सोशलिस्ट को एक ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टेटस मिल चुकी थी। 1950 में कंट्री के पीपल को समझ आने लगा था कि डैट द स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट इन द USSR was not in keeping with the ideals of the रशियन रिवोल्यूशन। यहाँ तक कि वर्ल्ड सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने भी मान लिया था कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, एक बैकवर्ड पावरफुल कंट्री बन चुका है, उसके इंडस्ट्रीज और कल्टीवेशन डेवलप हो चुके हैं, पुअर पीपल को फूड मिल रहा है, लेकिन वहाँ के पीपल को इम्पॉर्टेंट इंडिपेंडेंस नहीं दी जा रही है। यहाँ पर रिप्रेसिव पॉलिसी को इम्पॉर्टेंट दी जा रही है। एंड ऑफ 20th सेंचुरी सोशलिस्ट कंट्री के रूप में इंटरनेशनल लेवल पर सोवियत संघ का इमेज काफ़ी कम रह गया था। इतना कुछ होने के बाद भी प्रेजेंट टाइम में भी वहाँ के पीपल सोशलिस्ट के आइडियल को रिस्पेक्ट करते हैं। इस चैप्टर के लिए बस इतना ही, और इस चैप्टर में हमने सोशलिस्ट इन यूरोप एंड द रशियन रिवोल्यूशंस के बारे में जाना, और मैंने वहाँ पे ये देखा कि सोशलिज्म वहाँ पे कैसे बिल्ड हुआ और बाद में लोगों ने उसी के अगेंस्ट खड़े हो गए। इतना कुछ होने के बाद भी आज भी रसिया में कुछ ऐसी सोसाइटी है जो सोशलिस्ट को एक आइडियल मानती है और उसका रिस्पेक्ट करती है।